चंदूलाल सकारलाल पटेल, जिन्हें प्रायः C.S. पटेल के नाम से जाना जाता है, एक प्रतिष्ठित भारतीय ज्योतिषी थे, जो वैदिक ज्योतिष में अपने गहन शोध और व्यवहारिक योगदान के लिए प्रसिद्ध थे। उनका जन्म 31 दिसंबर 1915 को गुजरात में हुआ था। उन्होंने अपना पूरा जीवन शास्त्रीय ज्योतिष सिद्धांतों के अध्ययन और उनके व्यवहारिक अनुप्रयोग में समर्पित किया, जिसमें सटीकता पर विशेष बल दिया गया। मैं उनके पुस्तक प्रिडिक्टिंग थ्रू नवामशाय नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन कर रहा हूं, जिसके माध्यम से मुझे ये ज्ञात हुआ कि श्री V.A. अय्यर ने उन्हें अपनी शोध सामग्री को द एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन बेंगलोर में प्रकाशित करने के लिए प्रेरित किया, जिसका संपादन B.V. रमन द्वारा किया जाता था। बाद में जब R. संथानम ने नवंबर 1985 में द टाइम्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत की, तो उन्होंने श्री चंदूलाल सकारलाल पटेल से लेख लिखने का अनुरोध किया। उनका पहला लेख न्यू प्रिडिक्टिव टेक्निक बेस्ड ऑन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सितंबर 1987 में प्रकाशित हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री चंदूलाल सकारलाल पटेल ने अपनी तकनीकों को विभिन्न नाड़ी ग्रंथों और दुर्लभ शास्त्रीय ग्रंथों से एकत्रित और परिष्कृत किया। वे ये भी उल्लेख करते हैं कि उनके एक सामान्य मित्र स्वर्गीय श्री N.M. सेठिया बड़ौदा ने उनके लेखों की जेरोक्स प्रतियां श्री नरेंद्र सागर को दिखाईं, जिन्होंने उन्हें पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने की सहमति दे दी। श्री चंदूलाल सकारलाल पटेल ने अपने कार्य के प्रकाशन में सहयोग देने के लिए श्री नरेंद्र सागर, श्री N.M. सेठिया और श्री हरिप्रसाद S. भट्ट के प्रति आभार व्यक्त किया है। अध्याय 7 इंपॉर्टेंस ऑफ नवामशाइन प्रिडिक्शन 1 पढ़ते समय विशेष रूप से पृष्ठ 54-55 पर मुझे नवांश प्रोग्रेशन की अवधारणा मिली, जहां श्री चंदूलाल सकारलाल पटेल ने इंदिरा गांधी की मृत्यु की संभावित तिथि तक पहुंचने की एक विधि प्रदर्शित की है। ये तकनीक अत्यंत अद्भुत है और इसने मेरा विशेष ध्यान आकर्षित किया है। इसके साथ ही मेरे मन में एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी उत्पन्न हुआ है कि क्या वास्तव में अध्ययन और अभ्यास के माध्यम से इस स्तर की भविष्यवाणी की सटीकता प्राप्त की जा सकती है, और क्या मैं भी अपनी सीखने की यात्रा में उस स्तर के करीब पहुंचने का प्रयास कर सकता हूं। मैं अपने दृष्टिकोण को साझा करते हुए शुरुआत करना चाहता हूं और सबसे पहले ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि श्री चंदूलाल सकारलाल पटेल ने अपनी पुस्तक में कई महत्वपूर्ण अध्यायों को शामिल किया है, विशेषकर वे जो किसी व्यक्ति के जीवन में घटनापूर्ण वर्षों की पहचान और नवांश के गहरे प्रयोग से संबंधित हैं। यदि संयोगवश आप ये पढ़ रहे हैं या इस लेखन को देख रहे हैं, तो मेरी सच्ची सलाह है कि आप इस पुस्तक को स्वयं खरीद कर अध्ययन करें, क्योंकि मैं यहाँ जो चर्चा कर रहा हूँ वो केवल सतही स्तर को ही स्पर्श करती है। ये पुस्तक स्वयं में अत्यंत व्यापक और ज्ञान से परिपूर्ण है। संजय गांधी। लग्न विश्लेषण। राशि कुंडली में लग्न मकर राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पाद 2 में स्थित है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 26 डिग्री 40 धनु से 10 डिग्री 0 मकर तक फैला होता है और पाद 2 विशेष रूप से 0 डिग्री 0 से 3 डिग्री 20 मकर के बीच आता है, जो लग्न की स्थिति को दर्शाता है। नवांश स्थिति निर्धारित करने के लिए संपूर्ण राशि चक्र को 108 समान भागों में विभाजित किया जाता है, जिनमें प्रत्येक 3 डिग्री 20 का होता है, और गणना 0 डिग्री मेष से क्रमशः की जाती है। इस क्रम में मेष 0 डिग्री से 30 डिग्री में 9 नवांश, वृषभ 30 डिग्री से 60 डिग्री में 18 नवांश, मिथुन 60 डिग्री से 90 डिग्री में 27 नवांश, कर्क 90 डिग्री से 120 डिग्री में 36 नवांश, सिंह 120 डिग्री से 150 डिग्री में 45 नवांश, कन्या 150 डिग्री से 180 डिग्री में 54 नवांश, तुला 180 डिग्री से 210 डिग्री में 63 नवांश, वृश्चिक 210 डिग्री से 240 डिग्री में 72 नवांश, धनु 240 डिग्री से 270 डिग्री में 81 नवांश पूरे होते हैं। इसके बाद मकर में प्रवेश करने पर यह गणना 82वें नवांश तक पहुंचती है, अतः लग्न 82वें नवांश में स्थित है। गुरु अर्थात बृहस्पति विश्लेषण। राशि कुंडली में गुरु तुला राशि में विशाखा नक्षत्र पाद 2 में स्थित है। विशाखा नक्षत्र 20 डिग्री तुला से 3 डिग्री 20 वृश्चिक तक फैला होता है और पाद 2 विशेष रूप से 23 डिग्री 20 से 26 डिग्री 40 तुला के बीच आता है। नवांश गणना के अनुसार कन्या तक 54 नवांश पूरे होते हैं और तुला में प्रवेश करने पर यह 62वें नवांश तक पहुंचता है, अतः गुरु 62वें नवांश में स्थित है। शुक्र विश्लेषण। शुक्र भी तुला राशि में विशाखा नक्षत्र पाद 2 में स्थित है, जो 23 डिग्री 20 से 26 डिग्री 40 तुला के बीच आता है। नवांश गणना की वही प्रक्रिया लागू होती है, जिसके अनुसार ये भी 62वें नवांश में स्थित है। चंद्रमा विश्लेषण। राशि कुंडली में चंद्रमा सिंह राशि में मघा नक्षत्र पाद 4 में स्थित है। मघा नक्षत्र 0 डिग्री 0 से 13 डिग्री 20 सिंह तक फैला होता है और पाद 4 विशेष रूप से 10 डिग्री 0 से 13 डिग्री 20 सिंह के बीच आता है। नवांश गणना के अनुसार कर्क तक 36 नवांश पूरे होते हैं और सिंह में प्रवेश करने पर यह 40वें नवांश तक पहुंचता है, अतः चंद्रमा 40वें नवांश में स्थित है। बुध विश्लेषण।
राशि कुंडली में बुध वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र पाद 2 में स्थित है। अनुराधा नक्षत्र 3 डिग्री 20 से 16 डिग्री 40 वृश्चिक तक फैला होता है और पाद 2 विशेष रूप से 6 डिग्री 40 से 10 डिग्री वृश्चिक के बीच आता है। नवांश गणना के अनुसार तुला तक 63 नवांश पूरे होते हैं और वृश्चिक में प्रवेश करने पर यह 66वें नवांश तक पहुंचता है। अतः बुध 66वें नवांश में स्थित है। राहु विश्लेषण। राशि कुंडली में राहु वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र पाद 3 में स्थित है। रोहिणी नक्षत्र 10 डिग्री वृषभ से 23 डिग्री 20 वृषभ तक फैला होता है और पाद 3 विशेष रूप से 16 डिग्री 40 से 20 डिग्री वृषभ के बीच आता है। नवांश गणना के अनुसार मेष के 9 नवांश के बाद वृषभ में ये 15वें नवांश तक पहुंचता है। अतः राहु 15वें नवांश में स्थित है। केतु विश्लेषण। केतु वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र पाद 1 में स्थित है। ज्येष्ठा नक्षत्र 16 डिग्री 40 से 30 डिग्री वृश्चिक तक फैला होता है और पाद 1 विशेष रूप से 16 डिग्री 40 से 20 डिग्री वृश्चिक के बीच आता है। नवांश गणना के अनुसार ये 69वें नवांश तक पहुंचता है। अतः केतु 69वें नवांश में स्थित है। सूर्य विश्लेषण। सूर्य वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र पाद 4 में स्थित है। पाद 4 विशेष रूप से 26 डिग्री 40 से 30 डिग्री वृश्चिक के बीच आता है। नवांश गणना के अनुसार ये 72वें नवांश तक पहुंचता है। अतः सूर्य 72वें नवांश में स्थित है। मंगल विश्लेषण। मंगल धनु राशि में मूल नक्षत्र पाद 2 में स्थित है। मूल नक्षत्र 0 डिग्री धनु से 13 डिग्री 20 धनु तक फैला होता है और पाद 2 विशेष रूप से 3 डिग्री 20 से 6 डिग्री 40 धनु के बीच आता है। नवांश गणना के अनुसार वृश्चिक तक 72 नवांश पूरे होते हैं और धनु में प्रवेश करने पर ये 74वें नवांश तक पहुंचता है। अतः मंगल 74वें नवांश में स्थित है। शनि विश्लेषण। शनि कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र पाद 4 में स्थित है। पुष्य नक्षत्र 3 डिग्री 20 से 16 डिग्री 40 कर्क तक फैला होता है और पाद 4 विशेष रूप से 13 डिग्री 20 से 16 डिग्री 40 कर्क के बीच आता है। नवांश गणना के अनुसार मिथुन तक 27 नवांश पूरे होते हैं और कर्क में प्रवेश करने पर यह 32वें नवांश तक पहुंचता है। अतः शनि 32वें नवांश में स्थित है। अब ये स्पष्ट है कि उनका निधन 23/6/1980 को एक विमान दुर्घटना में हुआ, जो अत्यंत दुखद घटना थी। उस समय उनकी आयु लगभग 33 वर्ष थी। जब हम अपने नवांश प्रोग्रेशन के आधार पर देखते हैं तो ये वर्ष विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता है। शनि, जो लग्न और द्वितीय भाव का स्वामी है, 32वां वर्ष दे रहा है, जो इस घटना के काफी निकट आता है और एक महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करता है। इसके अलावा यदि हम चंद्रमा 40 और बुध 66 के नवांश स्थानों को देखें तो इनके अंतर से लगभग 27 वर्ष प्राप्त होते हैं, जो उनके विवाह जैसे महत्वपूर्ण जीवन घटना के समय से मेल खाता है। इसी प्रकार चंद्रमा 40 और सूर्य 72 के बीच का अंतर ठीक 32-33 वर्ष देता है, जो उनके निधन की आयु के साथ सटीक रूप से जुड़ता हुआ दिखाई देता है। इन सभी बिंदुओं को साथ में देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि नवांश प्रोग्रेशन जीवन के महत्वपूर्ण वर्षों के संकेत देने में सक्षम है। यद्यपि जीवन में अनेक घटनाएं होती हैं, फिर भी यह विधि संभावित वर्षों का एक संकेत यानी हिंट प्रदान कर सकती है, जिसे आगे अन्य ज्योतिषीय तरीकों जैसे दशा और गोचर के साथ मिलाकर सत्यापित किया जा सकता है। इस दृष्टि से ये विश्लेषण एक उपयोगी और प्रभावी पद्धति प्रतीत होती है। आगे मेरी जिज्ञासा यह थी कि क्या इसी तरीके से वर्ष 1984 की घटना का भी कोई संकेत मिल सकता है। इस संदर्भ में फिर से शनि ध्यान आकर्षित करता है, जो नवांश में 32वें स्थान पर स्थित है। यदि हम केतु की स्थिति देखें, जो 69वें नवांश पर स्थित है, तो इन दोनों के अंतर से लगभग 37-38 वर्ष प्राप्त होते हैं। यह संख्या पुनः एक संकेत के रूप में सामने आती है। जैसा कि हम जानते हैं, वर्ष 1984 जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना का समय था। इस प्रकार यह पद्धति बार बार कुछ विशेष वर्षों की ओर संकेत करती हुई प्रतीत होती है, जिससे यह समझ आता है कि नवांश प्रोग्रेशन संभावित घटनाओं के समय निर्धारण में सहायक संकेत दे सकता है। मैं यहाँ यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यदि आप इस विश्लेषण को पढ़ रहे हैं या समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो कृपया आप स्वयं भी इन गणनाओं और निष्कर्षों की जांच अवश्य करें। यह पूरा कार्य काफ़ी विस्तृत और टाइपिंग आधारित है, इसलिए मुझसे कहीं ना कहीं त्रुटि या व्याख्या में कमी रह जाना संभव है। आशा है कि आप इसे सही भावना में लेंगे और इसे विषय को समझने के एक विनम्र प्रयास के रूप में देखेंगे। सादर। इन सब पर विचार करने के बाद मेरे मन में गहरी आश्चर्य की भावना उत्पन्न होती है।
जितना अधिक मैं इस विषय का अध्ययन करता हूं, उतना ही ये चकित करता है कि एक साधारण कुंडली, जिसमें केवल ग्रह और भाव होते हैं, के माध्यम से हम किसी व्यक्ति के जीवन के पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ घटनाएं क्यों हुईं और जीवन समय के साथ कैसे विकसित हुआ। साथ ही मैं ये भी जानता हूं कि मेरा ज्ञान बहुत सीमित है और मैं केवल वही सीखने और परखने का प्रयास कर रहा हूं जो मैंने पढ़ा है। जब भी कोई सिद्धांत किसी कुंडली में सही कार्य करता हुआ प्रतीत होता है, तो उन महान मस्तिष्कों के प्रति मेरा सम्मान स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। ये वास्तव में अद्भुत है कि प्राचीन ऋषियों और विद्वानों ने इतने गहरे सिद्धांतों को समझा और व्यवस्थित किया। आज भी एक रहस्य जैसा प्रतीत होता है कि आधुनिक उपकरणों के बिना इतना विशाल ज्ञान कैसे विकसित किया गया। साथ ही मैं उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता भी महसूस करता हूं, जिन्होंने इस ज्ञान को सुरक्षित रखा और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। इस यात्रा में मैं विशेष रूप से श्री CS पटेल के प्रति अपना आभार और सम्मान व्यक्त करना चाहता हूं, जिनकी अद्भुत पुस्तक ने मेरे जैसे विद्यार्थियों को इन सिद्धांतों को समझने और खोजने में सहायता प्रदान की है। जब भी मैं किसी सिद्धांत को कुंडली में कार्य करते हुए देखता हूं, तो वो केवल सीखने का क्षण नहीं होता, बल्कि उन सभी विद्वानों और गुरुओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का अनुभव भी होता है, जिन्होंने इस ज्ञान को संरक्षित और विकसित किया।